बातें रखी हैं, तो हर किसी को वो वीडियो देखनी चाहिए, जिसमें बंते विनाचार्य ने जेल से आने के बाद वो हमलावर हुए हैं, खासकर गया प्रशासन, बोध गया प्रशासन पर उन्होंने डीएसपी, थाना अध्यक्ष, डीजीपी और भी बहुत सारे जो अधिकारी थे वहां के, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि किस तरीके से उनको 13 तारीख को जब उठाया गया तो उनके 2-2.5 घंटे की इंट्रोगेशन में सिर्फ यही सवाल थे कि आप यहाँ पहुंचे कैसे, आप कहाँ से आए हो, आपको फंडिंग किसने की है। और उन्होंने ये भी सवाल किया कि मैं अकेले जेल में क्यों गया, आप लोग जो इतने दर्शक वहां बैठे थे उनसे भी उन्होंने शिकायत की कि आप लोग जेल में क्यों नहीं थे, जो आंदोलनकारी जो इसको लगभग 2-2.5 महीने से आंदोलन कर रहे थे वो जेल में क्यों नहीं गए। बहुत सारे उन्होंने वहां पर बिंदु उठाए। उसी तरीके से भंते हर्ष बोधी जी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नकली बौद्धों के अंडर में हम इस आंदोलन को नहीं जाने देंगे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात बोली हर्ष बोधी जी ने कि नकली बौद्ध इस आंदोलन का जो लीड कर रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं पर्दाफाश करना पड़ेगा। वहीं दिल्ली में आज 23 तारीख है, 25, 26 और 27 3 तारीख को एक बड़ा धरना प्रदर्शन बोधगया मुक्ति आंदोलन को लेकर रखा गया है। शुक्रवार को 25 तारीख है, शनिवार को 26 तारीख है और इतवार को 27 तारीख है। तो मुझे लगता है 25-26 क्योंकि वर्किंग डेज है, तो इन दिन में कम लोग जंतर मंतर पर पहुंच पाएंगे। गर्मी का भी मौसम है और लोग छुट्टी ना भी लेकर आना चाहें, लेकिन 27 तारीख को चूंकि इतवार पड़ रहा है और इतवार वाले दिन मोस्टली जंतर मंतर पर कार्यक्रम होते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इतवार को जंतर मंतर पर महाबोधि महाविहार बोधगया मुक्ति आंदोलन को लेकर जंतर मंतर पर आना चाहिए, क्योंकि वहां पर जंतर मंतर पर मीडिया भी पूरी वहां पर इतवार के दिन कवर करने के लिए वहां रहती है। तो आप लोग भी अपने विचार वहां पर रखने के लिए आए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध भी है। 25, 26, 27 3 दिन लगातार इसी महीने जुलाई में 25, 26, 27 3 दिन का धरना प्रदर्शन है जंतर मंतर पर। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2-3 बजे तक, जब तक वो चलेगा या उनकी परमिशन होगी। मुझे सूचना मिली तो मुझे लगा कि इस सूचना को भी मैं यहाँ पर साझा कर दूं। और इस सूचना के साथ साथ बिहार के अंदर इलेक्शन की तैयारी जोर शोर से है और बिहार में इस बार क्या माहौल बन रहा है आज के इस आंदोलन से। और पिछले दिनों पिछला सप्ताह बंते सुमित रतन जी ने भी एक प्रोग्राम बिहार के पटना में रखा था इन आंदोलनों से। और जैसा कि दिल्ली से कुछ पत्रकार साथी लगभग 10-15 दिन से बिहार में घूम घूम कर अपनी रिपोर्टिंग कर कर वहां पर जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छला जा रहा है, जो वर्तमान में जो वोटर्स हैं कैसे उनके फॉर्म को बीएलओ स्वयं भरे जा रहे हैं। मतलब ये चीजें वो उन्होंने वहां पर जाकर दिखाई हैं कि बीएलओ ने फॉर्म भरा, लेकिन उसकी जो पावती है, उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है, उन्होंने वहां पर जो वोटर्स हैं उनको नहीं दी है। कहीं ना कहीं फॉर्म उनसे भरवाया और भरवाकर वापस ले लिया है। इसमें भी बड़ी धांधलेबाजी बिहार के अंदर चुनाव से पहले दिखाई दे रही है कि किस तरीके से वोटर्स के वोटों को काटा जा रहा है, वोटर्स की जानकारी के बिना उनके फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं। आधे वोटर्स की तो ऐसी जानकारी आई है कि उनके माता पिता इस जीवन में अब नहीं रहे हैं, उनका देहांत हो गया है, लेकिन उनके भी फॉर्म्स को भरकर बीएलओ ने ओके कर दिया है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी धांधली है कि जो वर्तमान में जीवित नहीं है उनके साथ भी इतना बड़ा खिलवाड़। बिहार की सरकार, बिहार की डबल इंजन की सरकार, आप सोचिए केंद्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और बिहार में भी बीजेपी सरकार है। ये लोग बिहार में इतनी बड़े कांड को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन किसी का कहीं कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। वीडियोज उत्तर प्रदेश से वायरल हुई हैं, स्कूल के गेट पर खड़े होकर बच्चे रो रहे हैं, उनका स्कूल बंद कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है, हजारों की संख्या में स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, उसको लेकर लोगों ने अपनी आवाजें उठाई हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा एक हुजूम भी खड़ा हो रहा है। पूरे देश के अंदर लोग इस तरह की चर्चा भी कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के हर जिले में इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। लोग आंदोलन
करने के लिए ललायत हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी तारीख का, बड़े प्रदर्शन का भी आगाज वो लोग कर सकते हैं इस मामले को लेकर। क्योंकि स्कूल मर्ज करने से क्या होगा कि जिस क्षेत्र का स्कूल मर्ज किया गया है उस क्षेत्र में वो कैसे भारी तादाद में स्कूल से जो नर्सरी के फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के बच्चे हैं, वो कैसे 5-6 किलोमीटर दूर अपने स्कूल पहुंचेंगे, क्योंकि स्कूल का टाइम 8-9 बजे का टाइम है। वही उनके अभिभावक का जाने का टाइम है, क्योंकि इस गरीब तबके के अधिकतर अभिभावक, चाहे वो माता हो चाहे वो पिता हो, सभी जो डिपेंड है वो मजदूरी पर डिपेंड है, बिजनेस पर डिपेंड कम है। वो लोग मजदूरी करने जाते हैं, चाहे फैक्ट्री में जाए, चाहे वो कहीं बेलदारी करें, चाहे कुछ भी करें, वो जो डिपेंड है वो कहीं ना कहीं मजदूरी पर डिपेंड। और मजदूरी करने वाला व्यक्ति सुबह 8-9 बजे सोकर उठता है, 9-9:30 बजे घर छोड़ देता है, क्योंकि उसको वहां पर हाजिरी लगानी होती है। हाजिरी लगाकर उसको वहां पहुंचना होता है, और वहां पहुंचकर कहीं ना कहीं उसको फिर 10 से 5 की अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है। तो वो शाम को आके 2 पैसे कमा के लाता है, तो कहीं ना कहीं घर जाकर वो पैसा कमाने की सोचता है। अमरनाथ सिंह जी कह रहे हैं, बहुत सही आवाज उठाई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ जी। आप हमको देख रहे हैं, हमारी आवाज को सुन रहे हैं, कोशिश कीजिएगा हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए। आप इसको शेयर भी करें और कमेंट के साथ साथ हमारे इस पेज को फॉलो भी करें, और लोगों से भी रिक्वेस्ट करें कि वो इस पेज को फॉलो करें, जिससे कि जन समस्याएं जो वर्तमान में, जो जन सामयिक समसामयिक जो समस्याएं हैं, उसको उठाने का काम मनोज अंतानी का फेसबुक पेज है, और संता आवाज टीवी के माध्यम से हम लगातार इन खबरों को उठा रहे हैं, बिना डरे, बिना झिझके, बिना किसी लालच और लोभ के हम इन आवाजों को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग जब देख रहे हैं इन आवाजों को, तो इनको शेयर भी करते रहें। और हाँ, बेहद जरूरी है कि आप हमको स्टार्स भेजकर सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके मीडिया को जीवित रखने के लिए बेहद जरूरी है कि आप लोग हमें सहयोग भी करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लगभग पिछले 20 दिन से मैं घर पर बेड रेस्ट में हूँ, और बेड रेस्ट से घर से ही मैं चैनल का संचालन कर रहा हूँ। प्रमोद भारत जी, यू आर राइट भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी आपका मोटिवेशन के लिए, आपके इस मोटिवेशन का धन्यवाद। जैसा कि मैं कह रहा था कि आप लोग हमें स्टार्स भेजकर भी सहयोग कर सकते हैं। स्टार्स जो आप हमें भेजते हैं वो सीधे हमारे बैंक अकाउंट, हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट और हमारे फेसबुक, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे पर सीधा पहुंच जाता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप स्टार्स के माध्यम से भी हमें सहयोग कर सकते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा जो इस समय चल रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुजन समाज पार्टी का जो निखार निकल कर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से अपनी अपने जो कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से मैसेज दिया है बहन कुंवरी मायावती जी ने, कि जाओ गांव गांव में, बूथ सेक्टर पर फैल जाओ और अपने बूथ की तैयारी अभी से शुरू कर दो। लगभग पिछले, जब से 2019 से बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं है, तब से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ढिलाई बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी 2025 चल रहा है, 27 में चुनाव है, और इस बार आदरणीय बहन जी की तरफ से ये संदेशा पहले ही दे दिया गया है। और उन्होंने कई मीटिंग भी ताबड़तोड़ लखनऊ में और दिल्ली में की है, कि उन्होंने जो आदेश दिया है कि आप लोग जाएं और जाकर गांव गांव में जाकर अपना अपनी आवाज बुलंद करें। जाकर, मोहन घायल जी हैं, राष्ट्रीय गायक हैं हमारे, और बहुजनों की आवाजों को गायकी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का वो काम करते हैं। मोहन घायल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे हालचाल जानने की इच्छा जाहिर की। एक्चुअली 2.5-3 महीने में बोध गया में रहा। बोध गया की शूटिंग मैंने पूरी आपको लगभग 110-15 दिन तक आपको दिखाई। उसके बाद तबीयत खराब हुई, और वहां पर 15-16 तारीख को आंदोलन बंद करने का भी ऐलान जो वहां के आंदोलनकारी जो कर रहे थे उन्होंने की, और उन्होंने आंदोलन को 14-15 तारीख मई में बंद कर दिया। उसके बाद मैं घर चला आया, और यहाँ पर आकर घर पे आके पैरों में स्वेलिंग हो गई। स्वेलिंग के बाद पैर में पस पड़ गया, और 380-90 के करीब शुगर
की डायग्नोसिस थी, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, पेट में इंसुलिन के इंजेक्शन लगाकर उसको मेंटेन किया गया। उसके बाद दवाइयों के माध्यम से पैर के जो पस पड़ी थी उसको सुखाने का प्रयास किया गया, लेकिन चूंकि शुगर ज्यादा थी, पैर में पस ज्यादा पड़ गया था, तो फिर चीरा लगाकर उसको पस को निकालना पड़ा। हर दूसरे तीसरे दिन उसके अंदर पस बन जाता है, उसको निकालना पड़ता है, ड्रेसिंग चलती है उसकी डॉक्टर की। इसलिए मैं, क्योंकि बारिश का महीना है, एक दिन मैं जूता पहन के बीच में निकल गया था, मुझे लगा पट्टी बांधकर जूता पहनकर मैं बाहर निकल जाता हूँ, लेकिन शाम को जब जूता उतारा आके तो पैर में और भी ज्यादा स्वेलिंग और पस पड़ गई थी। तो जूता पहनने की मनाही और कहीं भी जाने की मनाही, और घर पर रहकर उसी बीच में फिर जब पस पड़ा तो उसकी वजह से बुखार शरीर के अंदर आ गया, और आज 5वां दिन है। खैर बुखार से तो राहत है बहुत ज्यादा, लेकिन पहले से बेहतर हूँ। पर अभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर निकलूंगा, बारिश का मौसम है, गंदा पानी पैर पे लगेगा और कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां बढ़ जाएंगी। हम आपकी मदद करेंगे सर। जय भीम। जी मोहन घायल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी आपने बोल दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 8 लाख 9 लाख सब्सक्राइबर हैं मेरे समता आवाज टीवी के। मैं तो सिर्फ सभी से ये कहता हूँ कि महीने में जब कभी भी आपको 6-7 तारीख को जब सैलरी मिलती है या आपको पैसे मिलते हैं, तो आप मुझे ज्यादा नहीं, मात्र 10 रुपए, मेरा एक सब्सक्राइबर 10 रुपए भी देगा, और 9 लाख सब्सक्राइबर में से अगर 10% यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर ही 10 रुपए देगा, तो मेरे पूरे देश में घूमने का, मेरे ऑफिस का खर्चा, बिजली का बिल सब बड़े प्यार से निकल जाएगा, और समता आवाज टीवी को हम बेहतर तरीके से चला पाएंगे। जो समता आवाज टीवी को हम डिजिटल करने की कोशिश पिछले लगभग 5-6 साल से कर रहे हैं, और जिसके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है जो पैसे की है, कहीं ना कहीं मेरे पास नहीं है। तो मैं अपने दम पर, अपने बल पर और समाज के सहयोग से जितना मैं चला पा रहा हूँ वो चला रहा हूँ। तो बेहद जरूरी है कि आप लोग अगर महीने की 1 तारीख कोई भी डिसाइड कर लें कि हम 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को आप लोगों को चाहे 1 रुपया भेजें, चाहे 2 रुपये भेजें, 5 रुपये भेजें, 10 रुपये भेजें, कम से कम आप 1 या 2 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को करेंगे तो इतने पैसे आ जाएंगे कि कम से कम ऑफिस में जो हमारे एडिटर है उनका खर्चा निकल जाएगा, और उनके बैठने का जो ऑफिस है उसका किराया निकल जाएगा। चलिए चलते हैं खबरों की तरफ। ये तो समस्याएं हैं, हमारे समाज की समस्या है, चलती रहेंगी, लेकिन इन समस्याओं को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि आप अपने संगठनों को तो लाख रुपए देते हैं, वो साल में एक बार अधिवेशन करते हैं, उसके बाद कोई अपडेट उनकी नहीं होती है। लेकिन यहाँ तो साल के 365 दिन फील्ड में घूमना पड़ता है, बहुजनों की खबरें उठानी पड़ती हैं, पर डे आप लोगों को अपडेट देना पड़ता है। और मुझे पता है कि पिछले 10 सालों के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन समता आवाज टीवी ने आपको उस दिन की अपडेट ना दी हो। किसी दिन सूचनाएं ना हो या तबीयत खराब हो तो उस दिन की तो मैं माफी चाहता हूँ। अभी जो बड़ी खबर, जैसा मैंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी ने जो आदेश दिया है, उसी तरीके से आजाद समाज पार्टी ने भी अपना जो अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए जो उन्होंने अपना कह सकते हैं कि मेंबरशिप जो उन्होंने खोली है, उसको लेकर भी वो बड़े आशावान हैं और वो कर रहे हैं। मनीष गौतम, जय भी मनोज भाई, जय भी मनीष भाई, बड़े दिनों बाद आपको देख रहे हैं, ठीक है आप। उसी तर्ज पर बाबा साहब की सीमा गौतम जी, जय भीम। गोरखपुर से सीमा गौतम हमारी बहन परसों दिल्ली आई थी, संपर्क हुआ फोन पर, लेकिन किन्हीं कारणों से मिलना नहीं हुआ। अगली बार जरूर मिलना होगा। स्वास्थ्य ठीक है और घर पर हूं, तो सोचा आज आप सभी लोगों से चर्चा भी कर ली जाए। तो बाबा साहब ने जो पहली राजनीतिक पार्टी बनाई थी आरपीआई, उस आरपीआई के अंदर अब कुछ फेरबदल किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो बसपा से नाराज हैं और कुछ लोग जो एएसपी से भी नाराज हैं, कहीं ना कहीं आरपीआई की तरफ मुझे लगता है कि उनका रुख नजर आ रहा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो बनाई हुई अपनी पहली वो पार्टी थी, और कहीं ना कहीं उसको गलत प्रसारित किया गया। उसको ये कहकर प्रसारित किया गया कि वो खाली महाराष्ट्र की पार्टी है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर कुछ दिन और जीवित रहते तो मुझे लगता है कि वो इसको एक राष्ट्रीय पार्टी जरूर बना देते। और कहीं ना कहीं
एक बड़ा भी उद्देश्य बाबा साहब की पार्टी का जो बायलॉज है, जो उसके नियम कायदे कानून है, मैंने पढ़े हैं, वो बड़े मतलब अपने आप में स्पष्ट है। जैसा डॉक्टर अम्बेडकर अपने आप में स्पष्ट थे, तो वो कायदे कानून भी बिल्कुल स्पष्ट है अपने आप में। और अगर उन कायदे कानून के ऊपर चला जाए तो वाकई में आरपीआई हमारे लिए एक बेहतर पार्टी साबित हो सकती है। 2027 के लिए आरपीआई लगी है, और उनकी उनकी तरफ से भी 2-3 फोन आए हैं मेरे पास। प्रोफेसर अचल हैं परीक्षितगढ़ से, जो शायद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आरपीआई महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से ही फोन मेरे पास आया था कि अंतानी जी, इस बार क्योंकि जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है उसका जिस तरीके से उन्होंने लोगों को निकाला है, और जिस तरीके से लोगों का जो समर्थन उनकी तरफ नहीं जुड़ रहा है, और कहीं ना कहीं एएसपी की तरफ जा रहे हैं, और एएसपी में भी जाके उनको बसपा की तरफ सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एएसपी को भी छोड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं। बहुत से लोग एएसपी को छोड़कर बड़े मन से बीएसपी में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी ये बात है कि आरपीआई उनके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, बशर्ते आरपीआई के लोग जिम्मेदारी से और कहीं ना कहीं वो इस बात को समझे कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ब्लड वहां पर पिछले लगभग 40-50 सालों से लड़ रहा है, लेकिन चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ब्लड है, उसके बावजूद वो अपनी सरकार वहां नहीं बना पा रहे हैं। नई पीढ़ी उनकी फ्रंट पे आई है। अब देखते हैं नई पीढ़ी कितना दमखम लेकर उतरती है, कितने दमखम के साथ वो अपने वोटर्स को बहुजन समाज पार्टी या जो बहुजनों का जो वोट है, बुद्धिस्टों का जो वोट है, उसको वो कैसे अपनी तरफ खींच पाएंगे, उसके अंदर कैसे वो सेंधमारी कर पाएंगे, बड़ी बात है। और इधर उत्तर प्रदेश के अंदर क्योंकि बहुजन राजनीति के अंदर बड़े बड़े दल, अब तो कुछ पूर्व आईपीएस हैं, कुछ पूर्व आईएएस हैं, कुछ जज हैं, कुछ वकील हैं, उन्होंने अपनी क्षेत्रीय दल बना लिए हैं। लगभग 15-20 पार्टियां प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर बन गई हैं। अब मुझे नहीं पता उनकी महत्वाकांक्षा क्या कह रही है। और अभी एक अलायंस की भी बात हुई है कुछ दिन पहले लखनऊ में, और अभी आने वाले दिन में एक अयोध्या में, और फिर एक आगरा में भी एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर लगभग 7-8 घटक दल हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी है, स्वामी प्रसाद मौर्य की शोषित समाज पार्टी है, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी है। उसी आधार पर बहुत सारी कुछ पार्टियां हैं, लगभग 18-19 घटक दल हैं बहुजन समाज के, जिन्होंने अपनी छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां बनाई हैं। वो सभी दल मिलकर बहुजन समाज पार्टी को, आजाद समाज पार्टी को टक्कर देने के लिए या अपनी एक रणनीति बना रहे किस तरीके से वो मिलकर दोनों में से किसी के साथ एक अलायंस करें, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो और असपा और बसपा को भी बेनिफिट हो। अब वो देखने वाली बड़ी बात है कि भविष्य में किस तरीके से ये आपस में तालमेल करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अयोध्या में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, लखनऊ में मीटिंग हो चुकी है, और एक मीटिंग आगरा में भी होने वाली है स्वामी प्रसाद मौर्य के देखरेख में। अभी 17-18 जो दल हैं, ये सारी दल मिलकर किसको सपोर्ट करते हैं, या आपस में एक त्रिकोणीय बहुजनों की, कहते हैं कि बहुजनों की एक नया विकल्प बनने की कोशिश करेंगे, या बहुजनों की जो राष्ट्रीय या उभरती हुई पार्टियां हैं उनके वोट काटने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बसपा असपा में कोई स्वर्ण वोट नहीं है, ये बात आप लिखकर ले लीजिए। और यही बात ये घटक दल भी जानते हैं कि हमारा अलायंस जो 17-18 दलों का बनेगा, उनके पास भी किसी भी तरह का कोई भी वोट स्वर्ण समाज का नहीं है। यादव समाज का वोट इनके पास नहीं है, यादव समाज का वोट स्वामी प्रसाद मौर्य के पास भी नहीं है। हालांकि वो ओबीसी समाज के बड़े चेहरे हैं, लेकिन यादव समाज का वोट जिस तरीके से मायावती जी को मैं घर से लाई हूँ, ब्रिजेश भाई जय भीम, घर पर हूँ, 15-20 दिन से बेड रेस्ट पर हूँ, घर से कहीं नहीं गया हूँ। बारिश का समय है, और बारिश के समय में आप जानते हैं कि सड़कों पर चिकनाई फिसलाट भी हो सकती है, कहीं चोट भी लग सकती है, तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहा हूँ, तो घर से लाइव कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि बसपा अगर ये सोचती है कि उनको स्वर्ण वोट देगा तो ये गलतफहमी निकाल दें।
अब आजाद समाज पार्टी ने भी बहुजन समाज पार्टी की तर्ज पर प्रबुद्ध समाज सम्मेलन का एक न्योता दिया है। शायद नगीना से वो पहला प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू करना चाह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इस प्रबुद्ध समाज में कौन लोग हैं। प्रबुद्ध समाज, जैसा कि बसपा ने जब प्रबुद्ध समाज सम्मेलन किया था तो उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा जी को इसकी जिम्मेदारी दी थी, और जहां जहां प्रबुद्ध समाज सम्मेलन किए गए, वहां वहां पर ब्राह्मण समाज की जो संख्या थी उसको लेकर एक बड़ा विकल्प सोच रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ बड़ा काम कर पाएगी, लेकिन रहे ढाक के तीन पात। जहां 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 भी प्रबुद्ध समाज सम्मेलन किए गए, हेलीकॉप्टर से सतीश चंद्र मिश्रा, हमारे बेटे, उनके पुत्र, हमारे पापा, वो जब पहुंचे तो वहां पर प्रबुद्ध समाज की संख्या 10% थी और बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर्स की संख्या 90% थी। तो आप समझ सकते हैं कि बसपा को ही प्रबुद्ध समाज का वोट नहीं मिला, और मुझे लगता है कि उस चुनाव से शायद खिन्न होकर या मिश्रा जी से मन खिन्न हुआ तो बहन जी ने जो जिम्मेदारी उनको दे रखी है उनसे हाथ पीछे लिया, और मुझे लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव से मिश्रा जी आगे कहीं इस तरीके से, मतलब ठीक है महासचिव, कोई इस बात को इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रबुद्ध समाज सम्मेलन के समय उनकी तूती बोलती थी, आज उनकी तूती नहीं बोल रही है। हालांकि उनके अलावा और भी 4-5 राष्ट्रीय महासचिव हैं, किसी की भी तूती नहीं बोल रही है। अगर किसी से बोल दो कि बहन जी के पास ये एक, हमारे पास एक किसी साथी का, जो पुराने साथी हैं बहुजन समाज पार्टी के, आपके लिए मैं एक बायोडाटा लेकर आया हूँ तो बहन जी तक पहुंचा देना। किसी भी एक भी महासचिव की इतनी, मैं शब्द बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतनी हैसियत नहीं है कि वो उस बायोडाटा को आदरणीय बहन जी तक पहुंचा पाए। और यही इस समय आजाद समाज पार्टी में चल रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तक तो ये जाल, ये जो एक बड़ा प्रपंच है कि बहन जी तक नहीं पहुंच पाओगे, ये तो 30-35 साल बाद ये हुआ है। लेकिन लोगों की शिकायतें आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के लिए भी ये बात कही जाने लगी है कि वो मिलते नहीं है, उनसे मुलाकात के लिए समय लेना पड़ता है। उनके इर्द गिर्द जो चारों तरफ जो लोग घेर कर बैठे हैं, वो कहीं सूचनाएं अंदर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं कई बार गया हूं तो भाई ने मुझे बुलाया सीधा अंदर, दूर से देख लिया तो बुला लिया। हालांकि मुझे पता है कि बड़ी मुश्किल से सांसदों का समय की क्या कीमत है, तो मैं जाता हूँ तो मैं इंटरव्यू में भी समय वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं जाता हूँ, हाय हेलो हुई, थोड़ी देर बैठे, क्या है कैसे, मिले जुले चले आए। हालांकि जो पार्टी के जो दूसरे लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि हम आज मिलने जाते तो हमें दूसरे लोग मिलने नहीं देते हैं। चलिए, इस बारे में अगर इस लाइव को दोनों ही पार्टी के लोग देख रहे हैं तो अपना सुधार करेंगे। राजेश वाल्मीकि, आदरणीय बड़े भाई, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा हालचाल जान रहे हैं। बड़े भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपने हालचाल पूछा, आपने बीच में भी 1-2 बार फोन करके पूछा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपके लखनऊ के कार्यक्रम की वीडियोस देखी, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम आपका हुआ। अयोध्या के कार्यक्रम और आगरा के कार्यक्रम से बड़ा आशावान हूँ कि आप सभी सारे घटक दल जो बहुजन समाज के बने हैं, वो सब मिलकर इस और काम करेंगे, और कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी की तरफ आप विलय करें ना करें, लेकिन अगर आप झुकाव देंगे तो हो सकता है कि इस बार हम 2027 में सरकार बना पाए। ML परिहार साहब जयपुर से देख रहे हैं, मैं आपका बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। परिहार साहब ने लगभग 1 लाख से ज्यादा बुद्धा एंड इज धम्मा अपने बुद्धा पब्लिशर्स के माध्यम से जयपुर से पूरे देश के अंदर उन्होंने वितरित किए। हालांकि 5000 बुद्धा एंड इज धम्मा उन्होंने भेजे थे बोध गया मुक्ति आंदोलन में, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को मैं बता रहा हूँ कि जब वो किताबें वहां पहुंची, मैं खुद रिक्शे में बैठकर गया, मैंने वो उसकी एक वीडियो भी शूट की है। और जब मैं वहां पहुंचा, मैंने वहां के प्रवक्ता
आदरणीय सुनीत पाल भंते जी से कहा कि भंते जी इस तरीके से किताबें आई हैं, आप एक बार इसका अनाउंस भी कर दें। तो शायद जिस दिन अशोक जयंती थी उस दिन वो किताबें पहुंची थी, जहां तक मेरा ध्यान है शायद 4 मई कुछ ऐसी तारीख थी जिस दिन एक कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम। तो वो किताबें बाहर उतार दी गई। उन किताबों को हमने खुद ने पहला पैकेट फाड़ा, उसकी फोटोग्राफी खींची, दी। लेकिन बड़े दुख के साथ परिहार साहब, मैं आपको, खैर दुख भी नहीं है, लेकिन बुद्धा पब्लिशर्स का नाम गांव गांव में गया है मंच से। उस दिन के बाद ना, उस दिन ये कहा गया कि 5,000 किताबें, अगर एक किताब की कीमत 100 रुपए भी थी तो 5,000 किताबों की कीमत का आप लगा सकते हैं कि लगभग 50,000 रुपए की किताबें आपने भेजी थी। बुद्ध एंड हिज धम्मा विश्व की सबसे पवित्र पुस्तक उसको माना जाता है, और उस पुस्तक के बारे में मंच से एक शब्द नहीं कहा गया। हालांकि वो किताबें जितनी बटनी थी बटी, उसके बाद ऑफिस में रखवा दी गई। जो भी गेस्ट वहां पर आ रहे थे उन सबको एक एक किताब वहां पर दी जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को बार बार छुपाया जा रहा था कि बुद्धम पब्लिशर्स की तरफ से, एमएल परिहार की तरफ से ये किताबें आपको फ्री बांटी जा रही है। ऐसा लग रहा था, वहां पर ये कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की तरफ से ये किताबें आपको दी जा रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसका हक था उसके हक का नाम उसको दिया जाना चाहिए था। हमने भी वहां पर 100-110 दिन काम किया। हमारा भी मन थोड़ा उतरा इस मामले में, मेरा अकेले का नहीं, जितने भी हम 10-15-20 पत्रकार जो बाहर से जा रहे थे उन सभी के साथ भी इसी तरीके का रवैया वहां पर किया जा रहा था। वहां पर सिर्फ एक जो उनका पेड वर्कर था उसका नाम बार बार लिया जा रहा था, उसी को वहां पर हीरो बनाया जा रहा था, उसी को वहां पर वरीयत दी जा रही थी। लेकिन हम लोगों का नाम अपने आप पहले से इतना है, पिछले 10 सालों में हमने काम इतना किया है कि हमें नाम की चिंता नहीं थी। हम तो सिर्फ एक समझ रहे थे कि हमारा अपना खुद का आंदोलन है, इसीलिए हम टिके रहे। लेकिन 10 तारीख को, 10 मई को जब लामा जी ने थाने से निकले और उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, देश के करोड़ों लोगों का आपके ऊपर विश्वास था। अरे आप एक बार लाइव आकर किसान आंदोलन के राकेश टिकैत की तरह एक बार आंखों में आंसू लाकर ये बोल देते कि बोध गया प्रशासन मुझसे जबरदस्ती यहाँ से आंदोलन का मंच उखड़वा रहा है, तंबू उखड़वा रहा है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, आप एक बार बोलते। जिस दिन तंबू उखड़ रहा था उस दिन कम से कम 10,000 लोग बोध गया में अलग अलग जगह पर रुके हुए थे। कई हजार लोग तो उस समय बोध गया गया के रेलवे स्टेशन पे थे कि किसी तरीके से बोध गया से एक मैसेज मिल जाए कि हमें वहां पर बुलाया गया है, किसी मजबूरी में या किसी समस्या में हमारे आंदोलनकारी फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका था आपके पास, आप चाहते तो एक आवाज लगाते। पूरा देश का अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग, देश ही नहीं विदेश का अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग आपके बचाव में वहां पर पहुंच जाता। लेकिन जैसा कि आज भंते विनाचार्य ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये सभी लोग प्रशासन से मिले हुए थे, मिली भगत थी इनकी आपस में। तो मैं उस दिन को और आज को, क्योंकि अरुण गौतम ने भी जब वहां से लाइव किया उसके बाद आके जो उसने अपनी स्थिति को बयान किया है, वो वीडियो भी हमने शूट की है, उनको भी हम समय आने पर सॉल्व करेंगे और हम इस देश को ये बताएंगे कि असली बुद्धिस्ट इस देश के अंदर कौन है और असली बोध गया की लड़ाई कौन लड़ रहा है। मेरे साथ इस समय डेमोक्रेटिक भारत राजस्थान के एक बहुत बड़े चैनल और बड़े ही हमारे प्यारे मित्र कहें, उम्र में तो बराबर ही हैं, लेकिन मैंने हमेशा उनको बड़े भाई का दर्जा दिया है, डॉक्टर महेश वर्मा। ईटीवी, जी न्यूज जैसे बड़े बड़े चैनल्स में उन्होंने काम किया है, वो इस समय हमको वॉच कर रहे हैं। वर्मा जी, बड़ा बड़ा जय भीम नवोदय आपको। इस समय आप बड़े व्यस्त होते हैं क्योंकि एडिटिंग, और आप लोग तो लाइव भी करते हैं, मैं तो बड़ी मुश्किल से लाइव कर पाता हूँ। आज मुझे लगता है कि कितने महीने बाद मैं लाइव कर पा रहा हूँ। किसी कार्यक्रम वगैरह की लाइव तो अलग है, लेकिन पर्सनल लाइव करना एक बड़ा, एक अलग विषय हो जाता है। आज मैं बैठा बैठा कुछ फेसबुक पर देख रहा था, तो एक लाइव पर नजर गई, कोई हमारे समाज की बिटिया थी वो लाइव कर रही थी, तो मैंने उसको मैसेज किया लाइव आने का उद्देश्य।
बहुत देर तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने स्क्रॉल किया तो देखा 15-20 लड़के लाइव कर रही थी। तो मुझे लगा अरे 15-20 लड़के लाइव रेगुलर और बिना उद्देश्य के, और लोग लगातार उनको शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, नीचे से लाइव की कमेंट्स की बाहर नीचे से निकल के आ रही है। तो मुझे लगा लड़कियां कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, चलो आज लाइव करके देखते हैं। रेगुलर तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज करने की सोची और सोचा कि चलो घर पे हूँ, बोध गया में इतना बड़ा आंदोलन भी हुआ है तो उसके लिए कुछ अपडेट हम दे दी जाए। अमरजीत भाई देख रहे हैं, मैं रात में ही जाकर देखा तब तंबू उखड़ रहा था, बहुत दुख हुआ सर जी। अमरजीत भाई ने एक बहुत बड़ा मुद्दा है पर छेड़ा है। अमरजीत भाई आप अगर उधर से मैं इधर से आपको इनवाइट कर रहा हूं और मैं आपको ऐड भी करना चाह रहा हूं, अगर आप इनविटेशन लेकर ऐड होना चाहें, क्योंकि एक बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात बोली है कि मैं रात में ही जाकर देखा तो तंबू उखड़ रहा था। इनविटेशन मैंने आपको भेजा है, अगर आप इनविटेशन को एक्सेप्ट कर सामने आ सके तो लाइव में आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं दोनों ही इस मुद्दे पर बात भी कर पाएंगे। हापुड़ से हमारे बड़े ही वरिष्ठ और राष्ट्रीय कवि और लेखक, कई किताबें उनकी आ चुकी हैं, डॉक्टर नरेश सागर जी मुझको देख रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि इस समय आपकी स्थिति भी बिल्कुल मेरे जैसी है। मैं भी बीमार हूँ, आप भी बीमार हैं, मैं भी पैर से परेशान हूँ, आप भी पैर से परेशान हैं, लेकिन दोनों ही भाई किसी भी कीमत में हिम्मत को नहीं छोड़ रहे। हम लगे हुए हैं लगातार समाज को चेतना देने में, जन जागरण देने में। और वाकई में मैं कई बार इस बात को दोहराते भी हूँ कि अगर हम किसी लड़की का या सपना चौधरी का मैं खासकर उदाहरण देता हूँ कि अगर हमें कोई ऐसा चैनल बना लेते जहाँ पे हम किसी लड़की को हायर करते और हर तीसरे दिन बाद उसको बुला लिया करते और लाइव करा के उससे शूटिंग कराया करते, डांस दिखाया करते, या इस तरीके से शूटिंग पे उसको बिठाया दिया करते, तो शायद हमारी मुफलिसी नहीं होती। आप लोग भी रेगुलर काव्य पाठ अपना कर ही रहे हैं और दिखा ही रहे हैं, और क्या हालत है कि हमारे समाज के लोग, खैर हम तो बड़े छोटे से कार्यकर्ता है समाज के, बाबा साहब के 4-4 पत्र पत्रिकाएं भेंट चढ़ गए, क्योंकि उनको कह सकते हैं कि उनको चलाने के लिए उनको उपयुक्त धन की जो जरूरत थी वो समाज के धन कुबेरों ने नहीं दिया था। खैर हमारे साथ ऐसा नहीं है। जब से समता आवाज टीवी मैंने बनाया है तब से, प्रताप सिंह जी बात कर रहे हैं, धन्यवाद प्रताप सिंह जी। जब से समता आवाज टीवी को मैंने लॉन्च किया है 2016 से, तब से दुकान तो, स्टूडियो तो बंद कर ही दिया था, लेकिन समाज का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं कि समाज की वजह से समता आवाज टीवी को आज तक रन करने में किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं हुई है और ना ही समाज आपत्ति होने देगा भविष्य में। हर बीमारी लगी रहती है, दुख तकलीफ लगी रहेगी। अब छोटी छोटी बातों के लिए समाज को तंग करना भी ठीक नहीं है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक अपील की थी कि ऊपर स्टार का एक साइन आ रहा है, जो लोग मुझे, 4 लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कि हमारे 4 भाई संतोष अम्बेश भी ट्रेन में है इस समय, और आज वो लगभग 4 दिन पहले घर से निकले थे यहाँ से शाहजहानपुर में डॉक्टर RL बाली साहब, जो चंडीगढ़ से बाबा साहब के सहयोगी रहे, 6-7 साल उन्होंने चंडीगढ़ में उन्होंने काम किया। भीम पत्रिका के नाम से पत्रिका उनकी निकलती है, और उनके जन्म दिवस, क्योंकि वो कोरोना काल में हमारे बीच में नहीं रहे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कार्यक्रम लगा था। उसके बाद वो बनारस पहुंचे, बनारस से पूरी रात यात्रा करके वो सुबह रात मेरे ख्याल से 11-12 बजे वो पटना पहुंचे। पटना खाना खाया नहीं खाया, मिला नहीं मिला, रात को 1-2 बजे करीब वो सोए। सुबह को सो के उठे तो बुखार था उनको, और बुखार में पूरे दिन उन्होंने शूटिंग की, और अब वो रात को वहां से जनरल का टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गए हैं। आवाज भारत टीवी को भी आप जरूर देखें, और साथ ही साथ उनका दूसरा यूट्यूब चैनल द बहुजन टॉप, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा काम वो बहुजन चैनल टॉप पर कर रहे हैं,
उसको भी आप देखना ना भूलें। लालचंद सोलंकी जी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन 100 यहाँ पर 4 ही कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक आदमी आता है, देखता है, फिर थोड़ी देर बाद चला जाता है। एक आदमी आता है तो देखता है, फिर चला जाता है। शायद लाइव बहुत लंबा हो गया है। कल घर से निकलूंगा, एक बड़ी खबर है। सेवा स्तंभ जो बहुजनों का सबसे पहला जो संगठन उसको कह सकते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज का सबसे बड़ा संगठन हम उसको कह सकते हैं। तो उनका शाम को 4 या 5 बजे का एक कार्यक्रम है। उसकी सूचना मुझे मिली है व्हाट्सएप पर। तो मैं देखता हूँ कि अगर तबीयत सही रही तो मैं जाऊंगा और उसको कर कराऊंगा, और उसकी सूचना फिर आपको मैं दिखाऊंगा। दीजिए इजाजत। आज की बेहतरीन शाम अपने साथियों के साथ बड़ी अच्छी गुजरी है। और पैर की हालत, चलिए ठीक हो जाएगा तब दिखाऊंगा, अभी दिखाने लायक नहीं हूँ। अमरजीत, मैं रात में जाकर देखा, तंबू खड़ रहा था, बहुत हुआ। ठीक है भाई मेरे। अनीस सैफी ABS गाजियाबाद से देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सैफी साहब। आपके घर पर ईद पर मैं आया था और बहुत जबरदस्त आप लोगों ने ईद पे कार्यक्रम किया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो ईदी की सवैयां, वो मिठास आज भी जुबान पर है। चलिए साथियों, दीजिए इजाजत। ज्यादा देर तक बैठना भी दिक्कत है, क्योंकि पैर के नीचे तकिया लगाकर पैर को ऊंचा करके डॉक्टर ने कहा है लेटने के लिए। ज्यादा देर पैर नीचे लटका रहता है तो उसमें स्वेलिंग बढ़ जाती है। पूरी वीडियोस के बारे में, इन पूरे चक्र के बारे में जो मैंने आपको बहुत सारी खबरों से अवगत कराया है, और मैं कोशिश करूंगा जिस दिन घर से बाहर नहीं जाऊंगा उस दिन घर से बैठकर आपको पूरे दिन की खबरों से भी अवगत मैं कराया करूंगा। ऐसा प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अब पिछले 10 साल से जितना घर से बाहर भागना था, भाग कर थक चुका हूँ। अब सोच रहा हूँ कि एक घर पर एक स्टूडियो मेंटेन कर लिया जाए। उस स्टूडियो के लिए जगह मैं देख रहा हूँ, और जैसी जगह फाइनल हो जाएगी तो आपको आपसे मैं अवगत भी कराऊंगा। और पूरे स्टूडियो को मेंटेन करने में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा आने वाला है। उसका भी बर्डन मैं आप लोगों पर ही डालूंगा, क्योंकि स्टूडियो मेंटेन करने में लाइटिंग, साउंड इफेक्ट्स, फर्नीचर, सारी चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं, उसके लिए धन की आवश्यकता होगी। और उसके लिए मैं समाज से अपील भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जगह देख लूं, और जगह इन 10-15 दिन के अंदर मैं फाइनल भी कर लूंगा। फिर आपसे मैं जरूर हक से बोलूंगा कि मैं, क्योंकि तबीयत खराब है, पैर जो है जवाब दे जाते हैं, ज्यादा दिन भाग नहीं सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडियो मेंटेन करके स्टूडियो में बैठकर अपने पूरे दिन की रिपोर्टिंग स्टूडियो से ही की जाए, जिस जिस बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मेरे दूसरे जो बड़े यूट्यूबर साथी हैं वो करते हैं। आपका इस पूरे प्रकरण में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर देखें। मैं एक बार चेक कर लूँ कि कोई नए साथी जुड़े हैं। चलिए, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, देखा, और एक अपील मैं करते करते अपनी लाइफ खत्म करूंगा कि जितने भी बहुजन समाज के यूट्यूबर्स आपके यहाँ पर कार्यक्रम में आते हैं, आपको शूट करते हैं, आप कम से कम उनको कोई एक बड़ा मोटा मानदेय ना दे पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कार्यक्रम समाप्ति, या जब वो कहें कि आज 2 या 3 कार्यक्रम में मुझे कहीं और भी जाना है, तो एटलीस्ट उनको पेट्रोलिंग का खर्चा जरूर दें, जिससे कि वो अगले दिन सुबह निकलकर फिर समाज की दूसरी खबर को भी आप तक दिखाने का प्रयास जो है वो कर सके। क्योंकि आर्थिक सहयोग के बिना आपके अपने बहुजन यूट्यूब चैनल चलाना बड़ा मुश्किल है। जॉब्स है नहीं, यूट्यूब चैनल्स सीमित हैं, क्योंकि मैंने लगभग 1 साल पहले भी एक लाइव किया था, उसमें बताया था कि लगभग हमारे 15 से 20 लड़के लड़कियों ने अपने यूट्यूब चैनल बंद कर दिए हैं आर्थिक तंगी के चलते, क्योंकि कहीं ना कहीं चैनल मोनेटाइज नहीं थे, यूट्यूब से पेमेंट नहीं आ पा रही थी, और उनको मार्केट से भी किसी तरह की कोई आर्थिक जो संसाधन है वो नहीं मिल पा रहे थे। तो यही अपील है कि जो भी यूट्यूबर्स आपके पास आए तो उनको कुछ ना कुछ सहयोग आप जरूर करें, भले ही वो अपनी जेब से मांगे ना मांगे, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप उनको कुछ ना कुछ जरूर दें, जिससे कि वो अपने घर से आए हैं, घर वापिस जाएंगे और अगले दिन फिर निकलेंगे। तो आप लोगों की ये बड़ी
महानता होगी कि जिस मीडिया को हम पोसते आ रहे हैं और जो वैकल्पिक मीडिया हमने बना ली है उस तक आप लोगों का सहयोग पहुंच रहा है। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। सबा खैर, जय भीम, नीला सलाम, जय संविधान।